अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि शेर अफ़ज़ल मरवत वैसे तो कौमी असम्बली में बहुत दिलचस्प तकारीर करते हैं और सुनने वाले लोट-पोट हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में उन्होंने अपने खिताब के दौरान कौन सी बारीक वारदात डाली और किन को बचा गए और किन को फंसा गए, फिर बात करेंगे। और फिर हमारे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी आमिर मतीन, उन्हें क्या मसला बना कि उन्होंने ऐलान किया कि अब आज के बाद मैं बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बल्कि बिलावल जरदारी के नाम से उन्हें पुकारूंगा, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रवायती सियासी रास्ता बदल चुकी है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA को अपनी बेटी और बीवी छुड़ाने के लिए खुद पेश होना पड़ा और अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी, उस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट से अपने आप को अलग किया, लेकिन एक और शुक्रिया पूरी पाकिस्तानी कौम को इमरान खान का क्या अदा करना बनता है, उस पर बात करेंगे। और ये भी कि काजी फायज ईसा साहब जाते जाते और तो कुछ कर ना सके, वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की नौकरियों के पीछे पड़ गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट को बाकायदगी से कवर करने वाले नामवर सहाफ़ी हसनात मलिक ने क्या दबंग ऐलान किया, उस पर बात करेंगे। और आखिर में सेनेट में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के पार्लिमानी लीडर अताउर रहमान ने अपने पार्टी के लोगों को किसी भी आईनी तरमीम में वोट कास्ट करने से बचाने के लिए क्या हरबा इख्तियार किया, उस पर बात करेंगे। और आपसे दरख्वास्त कि आपने अगर अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हमारी ये वीडियो या हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और आपस में तबादला ख्याल जारी रखें। सबसे पहले शेर अफजल मरवत ने क्या बारीक वारदात डाली। अब जब वो अरेस्ट हुए, इससे पहले भी वो जब जब कौमी असम्बली में बोले, इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, दबंग बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस हैं और लगी लिपटी नहीं रखते। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने कौमी असम्बली में अपनी गिरफ्तारी का वाक़या बयान करते हुए कि मुझे किस तरह गिरफ्तार किया गया, वो वाक़या बयान करते हुए उन्होंने एक बारीक वारदात डाली और जो उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धड़ा इल्ज़ाम लगाता था कि शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। मुझे लगा कि कल उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और मुबैना तौर पर ISI के उन नकाबपोश लोगों को जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस में वो दाखिल हुए और उन्होंने पहले लाइट्स ऑफ की पार्लियामेंट की और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को चेहरों पर नकाब ओढ़े उन्हें अरेस्ट कर लिया और बाहर ले जाकर जब रोड तक चले गए तो वहां जाके उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब तक की कहानी यही समझ आ रही है कि वो ISI के लोग थे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी आईनी तरमीम के हवाले से काजी फायज ईसा साहब से भी ज्यादा शायद हमारे पिंडी वालों को है, क्योंकि पिंडी वाले चाहते हैं कि आईनी तरमीम हो जाए, काजी साहब मुस्तकिल हो जाएं और फिर ये फॉर्म 45-47 वाला पंडोरा बक्स ना खुले और काजी साहब उस पर सांप बनकर बैठे रहें और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे कर ले। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को इस मंसूबे की कतन खबर नहीं कि अगर हर तरफ सारे मामलात सेटल कर लिए पिंडी वालों ने तो फिर शहबाज शरीफ साहब की भी छुट्टी कराते हुए वो देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके पास अपने घर का वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी तैयार बैठा है, जिस पे राना सनाउल्लाह साहब पहले ही एतराफ़ कर चुके हैं कि अगर वो चाहे तो वज़ीर दाखिला क्या, वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। और मोहसिन नकवी साहब और आसिम मुनीर साहब बैन उसी फार्मूले पर कार फरमा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को इस वक्त इस बात की खबर नहीं। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब को राना सनाउल्लाह साहब जैसे साथी थोड़ी थोड़ी इस बात की इतला दे चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब उस दिन तक काबिल कबूल हैं पिंडी वालों के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और दीगर तमाम इदारे पिंडी वालों के मुकम्मल कब्जे में नहीं आ जाते। जिस दिन वो समझेंगे कि उनका कंट्रोल मुकम्मल हो गया है, उस दिन वो अपने घर का प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे और वो होगा मोहसिन नकवी, चाहे वो इस ओहदे का अहल है या नहीं। इससे पहले उन्हें वजीर दाखिला बनाया तो वो कौन से वजारत दाखिला के अहल थे, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का उन्हें चेयरमैन लगाया है और वो कौन सी सारी जिंदगी बैट और बॉल हाथ में लेके क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते रहे, और अब तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन बन चुके हैं। इसके अलावा भी हर अहम मामले में आप देखें कि सदर वज़ीर आज़म मिल रहे हैं तो वहाँ भी एक मुखबर के तौर पर मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से जरदारी साहब मिल रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं तो एक पिंडी वालों के आसिम मुनीर साहब के मुखबर के तौर पर मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद हैं। वो एक एक चीज़ नोट करते हैं और फिर वहाँ जाके रिपोर्ट करते हैं। उन्हें सेनेटर भी इसलिए बनवाया गया, वज़ीर दाखिला भी इसलिए बनवाया गया, और अब हर अहम मीटिंग में, हर अहम मौके पर वो वहाँ मौजूद होते हैं। क्यों कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और आसिफ जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान है, उन पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कतन यकीन और कदन एतमाद नहीं, इसलिए वो अपना बंदा साथ रखते हैं।
वापस आते हैं शेर अफजल मरवत साहब की। शेर अफजल मरवत साहब ने कौमी असेंबली में अपनी गिरफ्तारी का वाकया बयान करते हुए कहा, मुझे जिस नकाब पोश ने पकड़ा उसका छोटा सा कद था, रंग उसका काला था, लेकिन उसका चेहरा उसके साइज का शायद नकाब नहीं मिल रहा था, उसका चेहरा बाहर था और मैंने उसे पहचान लिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि वो शायद इस्लामाबाद पुलिस के एसएसपी ऑपरेशन या डीआईजी ऑपरेशन से, और मैंने उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। उसके बाद उसने पिस्टल टेबल पर रखा और मुझे धमकी आमेज अंदाज में कहा कि आप फौजदारी वकील भी हो और आप सिविल जज भी रहे हो, आप जानते हो कि जब गिरफ्तारी के मौके पर कोई बंदा भागने की कोशिश करे तो उसके बाद हम उसके साथ क्या करते हैं और कानून हमें इस मामले में क्या रियायत देता है। उनका शेर अफजल मरवत साहब का कहने का मतलब ये था कि मुझे धमकाया पुलिस वाले ने कि अगर तुमने यहाँ से अब भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें शूट कर देंगे, और हमें कानून में ये रियायत हासिल है कि मुल्ज़म हमारे हाथ से जब भागने लगे तो हम ये कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत बताना तो ये चाहते थे कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, और साथ फिर उन्होंने बताया कि हम पठान हैं, हमारा कबीला ये है और हम मरवत हैं और हम इस तरह बदला लेते हैं, और ये भी बताया कि मुझे तुम्हारे चिन्योट वाले, लाहौर वाले और इस्लामाबाद वाले तीनों घरों का पता है, और फिर हम तो आप जैसे लोगों पे हाथ साफ करने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। उन्होंने धमकी के जवाब में धमकी लगाई, लेकिन बारीक वारदात शेर अफजल मरवत ये कर गए कि सारी सूरत हाल में, क्योंकि आम तासर ये था कि उस दिन जिस तरह आईजी इस्लामाबाद के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि एमएनएज को पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होकर गिरफ्तार करने वाले हम नहीं थे। अगर वो नहीं थे तो ऑब्वियसली इशारा फिर जाता है मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई की तरफ। मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों का तो शायद यहाँ कोई काम नहीं था, आईएसआई वालों का हो सकता है, क्योंकि उन्हें परेशानी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को बचाने की इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिर गई फॉर्म 45 और 47 के नतीजे में तो इल्जाम सारा उन्हीं पे आएगा जो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात एक रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में दाखिल होकर वहां अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्म 47 तैयार कराते रहे, और वो आईएसआई के लोग थे। अब आईएसआई को परेशानी है कि कहीं वो सारा कुछ खुल ना जाए, इसलिए वो आईनी तरमीम भी चाहते हैं, इसलिए वो इस गवर्नमेंट को मुकम्मल मजबूत भी देखना चाहते हैं। और अब जो पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होकर एमएनएज की पकड़ दकड़ का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसके पीछे भी आईएसआई ही बताई जाती है। शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू में जो इल्जाम आईएसआई की तरफ जा रहा था उन्होंने उधर से डाइवर्ट करके इस्लामाबाद पुलिस की तरफ ले आए और बताया कि पुलिस का बंदा था जिसने मुझे अरेस्ट किया, और वो पूरा मुकालमा फिर आगे उन्होंने बयान किया। अभी आने वाले दिनों में बात खुल जाएगी कि शेर अफजल मरवत क्यों ऐसा कर रहे थे, इसमें उनका क्या मकसद था। हालांकि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की अक्सरियत ये समझती है कि शेर अफजल मरवत पर तमाम तर इल्जामात के बावजूद स्टिल वो इमरान खान के एक वफादार साथी हैं, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब बात करते हैं कि इमरान खान के वफादार साथियों को किस हद तक जिद किया जा रहा है कि सादुल्लाह बलोच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं उन्हें काबू करने की कोशिश कर रही थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, वो काबू नहीं आ रहे थे, तो बिल आखिर इंतहाई शर्मनाक अंदाज में उनकी बीवी और बेटी को उठा लिया गया और सादुल्लाह बलोच को मैसेज किया गया कि अगर बीवी और बेटी वापस चाहिए तो खुद पेश हो जाओ, और फिर सादुल्लाह बलोच ने यही किया। अपनी बीवी और बेटी की रिहाई के लिए वो खुद पेश हो गए और उन्हें गिरफ्तारी दे दी। अब देखते हैं कि सादुल्लाह बलोच के साथ क्या सलूक होता है। लेकिन ओन अब्बास पप्पी जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में आसमा शिराजी के 2 दफ़ा पूछने के बाद कि क्या ऑन रिकॉर्ड आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने कहा यस, हमारे एमएनएज को तोड़ने के लिए और सेनेटर्स को तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर की जा रही है कि आप आईनी तरामीम के हक में वोट दे दें और 20 करोड़ रुपया ले लें, वरना आपके खिलाफ वो सब कुछ किया जाएगा जो आपकी सोच में भी नहीं। अब अगर आईनी तरामीम इस तरह करनी है और सौदेबाजियां इस तरह करनी है एक एक आईनी तरमीम के लिए, तो फिर क्या ये पार्लियामेंट है जहां आईनी तरमीम हो रही है या किसी तवाइफ का कोठा है? और अगर स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ इंतहाई माजरत के साथ उन्हें यह नागवार ना गुजरे तो वो फिर अपने कंधे पर एक एक कपड़ा भी रख ले। हालांकि स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को अगले रोज शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरह यहाँ सारे लोग बयान कर रहे हैं, महसूस ऐसा हो रहा है कि मैं भी मुलव्वस था इनकी गिरफ्तारी में। यकीनन अय्याज सादिक साहब आप मुलव्वस थे, क्योंकि तारक फजल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 47 वाले एमएनए हैं वो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि गिरफ्तारी के लिए तमाम जवाबत मुकम्मल किए गए और स्पीकर कौमी असम्बली को बताया गया गिरफ्तारी से पहले। अगर आपके साथी ही आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं तो फिर आप ये जो इस्तीफा देने की बात सोच रहे हैं प्लीज कर गुजरें, क्योंकि आपके अंदर दिल में पुरानी एक चिंगारी मौजूद है कि कभी आप इमरान खान के दोस्त थे, एचईसन में उसके क्लास फेलो थे और आप तो तकरीबन एक वक्त में पीटीआई ज्वाइन कर ही चुके थे। अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की दू बदू तकरीरें सुनने के बाद यकीनन शर्मिंदगी हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर ये कंधे से कपड़ा उतारें, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हाउस बनाएं, इस्तीफा दें अपने ओहदे से और अपोजिशन के बेंचों पर जाकर बैठ जाएं और बताएं सारी कौम को कि ये क्या हुआ था 9 सितंबर की रात। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके सरप्रस्तों की भी किस्मत देखें कि ये 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पर डाल रहे थे और खुदा की करनी ऐसी हुई
कि अब इनके ऊपर 9 सितंबर आन गिरा। और ये शायद 9 मई से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 9 मई की तो फुटेजेस सामने नहीं आ रही, 9 सितंबर के तो गवाह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 10 MNAs हैं जिनके साथ ये सारी वारदात हुई, और वो रोज आकर बता भी रहे हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर को जब 7-8 घंटे इस्लामाबाद में महबूस रखा गया और वो रिहाई के बाद अगवाकारों के चंगुल से जब निकल कर पेशावर पहुंचे, तो वहां जाके उन्होंने पहले बार वालों से खिताब किया, उसके बाद असेंबली से खिताब किया, और अब असेंबली में डेली की बुनियाद पर KPK की असेंबली से जो MPs बता रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद आज तक हमारे साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या सलूक कर रही हैं, हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और यहाँ पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस वक्त यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा यूट्यूब की जो वीडियोस विजिट कर रहे हैं वो हैं पश्तो कैसे सीखी जाए। हमारे पठान भाई जो पश्तो सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, उनकी वेबसाइट सबसे ज्यादा विजिट की जा रही है, क्योंकि लोग KPK असेंबली की जो पश्तो में कार्रवाई होती है वो सुनना चाहते हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान भर में मौजूद लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाएं और उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये MPA साहब क्या कह रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन खबर आउकम चिद्दा टोल एस्टेब्लिशमेंट टोले दारे अमल करी दी। जी हाँ नाजरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं और वो बबांगे धुल बता रहे हैं कि मेरे साथ किस तरह इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और अब तक क्या हो रहा है। उन्होंने हमारे जर्नैलों को चैलेंज करते हुए कहा है कि आपसे ज्यादा एतबार कौम को रेलवे की पटड़ी पर बैठे हुए नशई पर है, आप पर नहीं। आप इस हद तक नाकाबिले एतबार हो चुके हैं। और फिर आगे वो बताते हैं कि मैंने किन हालात में इलेक्शन लड़ा। वो कहते हैं कि मुझे मुसलसल कॉलें आ रही थी इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों की तरफ से, और वो कह रहे थे गोरा कब्रिस्तान आओ। ये गोरा कब्रिस्तान पेशावर में जहाँ ISI वालों का ऑफिस है उसके नजदीक की जगह है, और उसे जिस तरह लाहौर में चिड़ियाघर कहा जाता है, हालांकि चिड़ियाघर के करीब है ISI का ऑफिस, तो वहाँ चिड़ियाघर को जब भी कहा जाता है तो वो ISI के ऑफिस की तरफ इशारा होता है। जिस तरह इस्लामाबाद अपारा कहा जाए तो वहाँ इस्लामाबाद अपारा की बात होती है। इसी तरह पेशावर में वो कहते हैं कि मुझे फोन आया कि गोरा कब्रिस्तान आ जाओ, क्योंकि गोरा कब्रिस्तान के साथ ही ISI का ऑफिस है। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और फिर मैंने उन्हें बता दिया मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इलेक्शन कैंपेन रन कर रहा हूँ, भाग दौड़ रहा हूँ अपने हल्के में, मेरे पास टाइम नहीं है। कहता है बिल आखिर वो इंटेलिजेंस एजेंसी वाले मेरे हुजरे में आ गए, उनके घर आ गए, और वहाँ आके उन्होंने कहा कि तुम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दो, इमरान खान को छोड़ दो, हम तुम्हें इलेक्शन जितवा देंगे, और रियासत और ISI और मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट हमारी अहमियत का इकरार कर लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जिसके साथ होते हैं वही जीतता है, हम साथ नहीं होते तो नहीं जीत सकते। लेकिन वो ये बता रहे थे, ये मुकर्रर, कि मैंने कहा कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, आप बेशक मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें। और फिर वो बताते हैं कि एक बस कंडक्टर को मेरे मुकाबले में खड़ा कर दिया गया और उसके 80 लाख रुपए की लागत से उसके बैनर लगाए गए पूरे हल्के में, और मुसलसल मुझे इश्तियाल दिलाया जाता रहा ताकि मैं उसके खिलाफ बोलूं। वो बता रहे हैं कि मैंने इनका सारा मंसूबा भांप चुका था, मैंने पूरी कंपेन के दौरान उस उम्मीदवार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। और वो ये भी बताते हैं कि जब ये मेरे पास आए थे कायल करने के लिए तो उन्होंने कहा कि हमने परवेज खटक को चीफ मिनिस्टर बनाना है, इसलिए तुम हमारी बात मान लो और इमरान खान को छोड़ दो। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं एक लफ्ज भी उस बस कंडक्टर उम्मीदवार के खिलाफ बोलता तो मुझे ये यकीन था कि इन्होंने उसे मरवा देना है और उसके कत्ल का मुकदमा मेरे ऊपर आ जाना है, इसलिए मैंने पूरी कंपेन के दौरान एक लफ्ज उसके खिलाफ नहीं बोला। उसे मैंने कहा अपनी कंपेन वो लड़ता करता रहे, मैं अपनी करता रहा, और मैं जीत का असेंबली में पहुंच गया हूँ। और वो ये बता रहे थे कि अब भी हम पर मुसलसल दबाव है, लेकिन हमारा मौकफ आज भी यही है कि आप हमारे टुकड़े टुकड़े कर दें, हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान की पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। उसके मौकफ के साथ खड़े हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो हक पर है। नाजरीन, इस तरह की तकरीबन डेली 5-6 MPAs KPK असेंबली के अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। कुछ कुछ उर्दू में बोलते हैं लेकिन ज्यादातर पश्तो में बोलते हैं, इसलिए इन दिनों यूट्यूब पर पश्तो सीखने की वीडियोस सबसे ज्यादा विजिट की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम समझती है कि शायद ये वक्त है हमें पश्तो सीख लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान भर के लोगों को सिंधी, पंजाबी, बलोची, ब्राहवी, पश्तो, गिलगित बल्तिस्तान की शीना लैंग्वेज है, ये सारी सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे एक दूसरे के साथ जब आप बेटर इंटरेक्ट कर सकेंगे, आपके राब्ते बढ़ेंगे और उससे एक कौमी यकजहती का तासुर भी पैदा होगा। उर्दू तो सबको आती ही है, लेकिन अगर दूसरी लैंग्वेजेस भी आप सीख लें तो अच्छा है। थैंक यू इमरान खान, आपने इस कौम को पश्तो सीखने पे लगा दिया। और अब थैंक यू बनता है आमिर मतीन का। आमिर मतीन इस्लामाबाद के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि आज के बाद मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को बिलावल जरदारी कहूँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि असेंबली में बिलावल ने जिस तरह चूंके चुनाचे वाली तकरीर की है ये उसकी से तवक्को नहीं थी। क्यों? आमिर मतीन के मुताबिक बिलावल अपने नाना और अपनी माँ के रास्ते से हट चुके हैं और वो अपने बाप आसिफ अली जरदारी के रास्ते पे हैं, और ये रास्ता है पावर पॉलिटिक्स का। आमिर मतीन याद करा रहे हैं बिलावल को कि तुम्हारे नाना और तुम्हारी माँ पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक और इज़हार राय की आज़ादी के लिए सारी ज़िंदगी लड़ते रहे,
लेकिन तुम अपने बाप की रास्ते पे चल पड़े हो, पावर पॉलिटिक्स का रास्ता अपना चुके हो। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें बिलावल भुट्टो नहीं कहूँगा, बिलावल जरदारी कहूँगा। और अगर पाकिस्तान भर के सहाफ़ी और दानिशवर भी बिलावल जरदारी कहना शुरू कर दें तो क्या उनकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा? अगर तो उन्होंने अपने नाना और बाप की लेगेसी की तरफ मुड़ के देखा तो शायद उन्हें कुछ एहसास हो, अदरवाइज यकीन माने वो पैसे और इक़्तिदार के जिस घोड़े पर सवार हो चुके हैं वहाँ शर्म और एहसास नाम की किसी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं। और जहाँ तक शर्म और एहसास की बात है, हमारे आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब अभी तक उम्मीद से हैं कि ये गवर्नमेंट मुझे एक्सटेंशन दे देगी या दिलवा लेगी, इसलिए वो मुसलसल मीडिया पर अटैक कर रहे हैं, और उस मीडिया पर जिसकी वो कल तारीफ करते थे। हसनात मलिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट करते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है कि आसिफ सईद कोसा साहब जब रिटायर हो रहे थे तो उनकी रिटायरमेंट की तकरीब के दौरान हसनात मलिक को भरी महफिल में काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि हसनात मलिक तुम क्या ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हो और मैं चाहता हूं कि बाकी भी तुम्हारी तरह की रिपोर्टिंग किया करें। और अब हसनात मलिक को अदालत में बैठ के वो टांट कर रहे हैं। और अगले रोज़ हसनात मलिक ने मतीउल्लाह जान के साथ व्लॉग के दौरान कहा, और काजी फायज़ ईसा साहब हमारे जैसे रिपोर्टर्स के खिलाफ मुसलसल हम पर अटैक कर रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं कर लें, मैक्सिमम क्या करेंगे, हमारी नौकरियां चली जाएंगी ना, ले लें काजी साहब हमसे नौकरियां भी छीन लें। क्योंकि काजी साहब ने एक समात के दौरान ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे रिपोर्टर्स भी कवरेज के लिए आ जाते हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए कवरेज पे। उनका इशारा जंग और जियो की खातून रिपोर्टर की तरफ था जिनसे एक खबर गलत फाइल हो गई थी और बाद उन्हें ऑफ ड्यूटी कर दिया गया था, लेकिन अब वो वापस आ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट कर रही हैं, जिसका काजी साहब को बहुत कलक है। हसनात मलिक भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि काजी साहब आप हमारी नौकरियों के पीछे पड़ गए हैं, काजी साहब आप ले लें, मैक्सिमम आप हमारा क्या कर सकते हैं, आप हमें नौकरी से निकलवा सकते हैं, निकलवा दें। काजी साहब को बड़ी उम्मीद है कि आईनी तरमीम हो जाएगी और उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी KPK और पाकिस्तान भर के अवाम की सियासी नब्ज़ पर हाथ रख चुके हैं और उन्हें यकीन हो चला है कि ये मुश्किल के दिन गुजर जाएंगे। लेकिन अगर अब वो इमरान खान के साथ खड़े रहे, इमरान खान, महमूद चिकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रज़ा के साथ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ खड़े रहे तो आने वाले दिनों में सियासी सफ़र में उनके लिए काफ़ी सहूलतें होंगी। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई मौलाना अताउर रहमान जो सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के, उन्होंने बाकायदा अपने सेनेटर्स को एक ख़त लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि आईनी तरमीम के हवाले से कोई भी सेनेटर अपना वोट इस्तेमाल करने से पहले पार्टी से इंस्ट्रक्शंस लेगा और हम किसी भी आईनी तरमीम के हक में नहीं हैं। अगर किसी ने पार्टी की मर्जी के खिलाफ आईनी तरमीम के हक में वोट डाला तो उसके खिलाफ डिफेक्शन क्लास एक्टिव हो जाएगी और वो जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के टिकट पे सेनेटरशिप के लिए नाअहल हो जाएंगे। अब बताओ, रहमान साहब अगर इतने बंद बांध रहे हैं तो यकीनन कौमी असम्बली में तो मौलाना फजलुर रहमान खुद भी हैं और उनके साहबजादे मौलाना असदुर रहमान भी हैं, यकीनन वहाँ भी उन्होंने इसी तरह का बंदोबस्त कर रखा होगा। लेकिन ऐसी खबरें शहबाज शरीफ साहब पे शायद इतनी बिजली बनकर ना गिरती हों, क्योंकि वो तो इस उम्मीद पे आराम की नींद सो रहे हैं कि उनके सरपरस्त उनकी हुकूमत बचाने के लिए रात दिन तगो-दो में मसरूफ़ हैं। हत्ता के रात के अंधेरे में अगर उन्हें पार्लियामेंट हाउस की असम्बलियाँ की लाइट्स भी ऑफ करना पड़े तो वो लाइट्स ऑफ करके भी वहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर बात वहाँ से के हवाले कर देते हैं, और जो काबू ना आए उन्हें ओन आवाज़ पब्बी के मुताबिक 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं। तो ये सारा इंतज़ाम शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके लिए किया जा रहा है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब यहाँ गलती पे हैं। ये सारा इंतज़ाम, ये सारा बंदोबस्त अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने के लिए किया जा रहा है, जिस तरह उनके अपने वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, जिस तरह उनके अपने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, और जिस तरह वो अमली तौर पर वज़ारत ख़ारजा भी अपनी मर्ज़ी से ही चला रहे हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।